बच्चों अब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि एक मैग्नेटिक डायपोल है उसके इक्वाटोरियल पोजीशन पर या फिर उसके जस्ट परपेंडिकुलर पोजीशन पर या फिर हम कहें ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है और वो कैसे डिराइव की जाती है वो हम फाइंड करते हैं। देखें, सपोज ये एक मैग्नेटिक डायपोल है और इसका एन पोल यहां है और एस पोल यहां है। इस मैग्नेट का बीचों बीच का एक पॉइंट है जिसे हम यहां ओ लेते हैं और यहां एक ऐसी लाइन जो एन एस पोल और एन पोल से जाती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। इससे इस पोल की जो डिस्टेंस है उसको हम एल लेते हैं और इसको भी इससे डिस्टेंस को हम एल लेते हैं। तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है मैग्नेटिक लेंथ या फिर उसको कहें हम इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं, उसकी लेंथ होती है 2l। अब इस मैग्नेट के जस्ट ऐसी अगर हम यहां पर कोई परपेंडिकुलर ऐसी लाइन इमेजिन करें और इस लाइन, ये जो लाइन है ना, ये मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हुई जाए तो इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। और इस इक्वाटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट या तो ऊपर साइड इसके इधर कहीं कोई पॉइंट ले सकते हैं हम यहां कहीं, या फिर उसके नीचे साइड जो इक्वाटोरियल लाइन है उस लाइन के ऊपर किसी भी एक जगह पॉइंट ले सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं इस मैग्नेट के कारण। तो चलो हम यहां पर ऊपर लेते हैं इधर कहीं, इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ये अब इस इक्वाटोरियल लाइन पर हम यहां एक पॉइंट लेते हैं और यहां एक इमेजिनरी टेस्ट यूनिट नॉर्थ पोल लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमको इस पॉइंट को हम सपोज ये है पी पॉइंट, इस पॉइंट को हमने ले लिया है पी पॉइंट। कहां लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले इस पॉइंट को हम दोनों पोल से मिलाते हैं। तो एक तो ये हमने एस पोल से मिला दिया और अब हम मिलाएंगे इसको नॉर्थ पोल से, ये मिला दिया। ठीक है, एन पोल से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी एन पी, एस पोल से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी एस पी। ठीक है, और सपोज ये जो सेंटर है इस मैग्नेट का, इससे इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सपोज वो है आर। ठीक है, ठीक, अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देखें एन पोल के कारण इस पोल पर मैग्नेटिक फील्ड। तो एन पोल सिंगल अगर हम इमेजिन करते हैं तो ये एक मोनोपोल है और हम जानते हैं कि जो एक मोनोपोल है उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है वो हम पहले डिराइव कर चुके हैं। हम जानते हैं कि एक मोनोपोल है तो उस मोनोपोल के कारण उसके चारों ओर कहीं पर एक की पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला होता था क्यू एम अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, या फिर डी लेते थे कुछ भी। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं ये क्यू एम है पोल स्ट्रेंथ, वो पोल का स्ट्रेंथ। ठीक है ना, वैसे ही हम अब देखेंगे कि अगर एन पोल हम यहां पर देखते हैं, एन पोल के कारण इस पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला इससे कैसे बन जाएगा वो B1 लिखेंगे हम। चलो, और उसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो रहेगा। इसके बाद इस नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ है QM है और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है NP है और उसका स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो देखना बहुत जरूरी है। इस B1 की जो डायरेक्शन होगी ना यहां पर, वो इसके द्वारा जो इस नॉर्थ पोल पर, यूनिट नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगा, ये N है और ये भी N, मतलब दोनों सेम पोल है, तो इस पर ये रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो इस पर रिपल्सिव फोर्स इससे दूर की ओर जाएगा
तो रिपल्सिव फोर्स उस डायरेक्शन में ऊपर ऐसी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इधर, इसकी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है इसको, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो B1 की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। उसके बाद हम देखते हैं कि एस पोल के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। सपोज उसको हम लिखते हैं B2 और वो भी μ0/4 और इसकी पोल स्ट्रेंथ है QM अपॉन इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस होगी SPA, ठीक है ना। तो ये होगी SP और इसका स्क्वायर, और सपोज इसको हम लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब ऐसा क्यों लिखा हूं मैं यहां पर, पहले से मैं इसकी वैल्यू क्यों नहीं रखी, मैंने इसकी भी वैल्यू क्यों नहीं रखी, अभी मैं बताने वाला हूं। देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ये पूरा SNP ये एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये और ये दोनों इक्वल लेंथ है इनकी, इसकी लेंथ और इसकी दोनों इक्वल है, और ये है एक बाइसेक्टर जैसा है, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो ये तो बीचों बीच से जा रही है ये लाइन, तो जब बीचों बीच से जा रही होगी तो इस पॉइंट से P की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस P की डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी। मीन्स यहां पर NP इक्वल होगी SP की। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा उसको पहले देखें हम। उससे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो B2 है इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। तो यहां N पोल रखा हुआ है, टेस्ट पोल, और यहां पर है ये S पोल, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में B2 होगी। तो ये B2 की डायरेक्शन होगी नीचे इधर, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं ये एंगल थीटा, ठीक, और ये एंगल भी थीटा, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और ये भी इक्वल है। अब इन दोनों B1 और B2 का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों के बीच में ऐसी एक लाइन जाएगी जो दो इक्वल वैल्यू में इस पूरे एंगल को डिवाइड कर देगी। तो इसमें से ये जो वैल्यू है, ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो कितना होगा, उनकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल जितना है इस एंगल की वैल्यू भी इतनी ही होगी। तो इसकी कितनी होगी, थीटा, क्योंकि ये थीटा है। एक चीज और देख रहे हैं आप, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल है थीटा, तो ये अल्टरनेटिव एंगल होगा, तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। तो ये हो गया, तो ये दोनों इक्वल एंगल हो गए। अब हम देखेंगे कि ये जो है ये B रिजल्टेंट या फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, ये लाइन, ठीक है। अब तब हमको देखना है, अब हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम यहां पर ये देख रहे हैं कि ये लाइन जो है, ये लाइन और ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है ये B1 इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, वैल्यू, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो होगा B1 cos थीटा, क्योंकि थीटा है वैल्यू, ये हुआ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट होगा B1 sin थीटा, ठीक है। वैसा ही ये जो है ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, ये बीच में रिजल्टेंट जैसा है यहां B2। तो अब हम देखेंगे कि जो B2 है इस लाइन से, इस रिजल्टेंट वाली जो लाइन है इससे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है।
तो मतलब ये है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिससे एंगल बनता है वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, तो उसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे दोनों ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B2 cos थीटा, क्योंकि थीटा एंगल दोनों इक्वल हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, B बनाएंगे, रिजल्टेंट। ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा इसका, तो वो होगा B2 sin थीटा। तो हमने ये जो मैग्नेट लिया है ना, इसके दोनों पोल्स S पोल और N पोल, इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल है। और ये जो पॉइंट हमने लिया है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन में है, इसलिए इस S पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस और N पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों इक्वल है। ठीक, मींस पोल स्ट्रेंथ इक्वल है और इस पॉइंट की डिस्टेंस भी इक्वल है, इसलिए इस पॉइंट P पर S पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड और N पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल होंगी। मतलब B1 इक्वल होगी B2 की। बात इतनी समझ में आ गई ना। अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर, इसकी डायरेक्शन ऊपर है और नीचे की डायरेक्शन ये जो B2 sin थीटा है, ये इस B2 का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं B1 इक्वल B2 है, इसलिए इस B1 का ये वर्टिकल कंपोनेंट और इस B2 का ये वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, दोनों इक्वल होंगे। मीन्स ये क्या होगा, B1 sin थीटा इक्वल होगा B2 sin थीटा। अब ये दोनों इक्वल हैं और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब B1 और B2 के कौन से कंपोनेंट बचे, अब बचा इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B1 cos थीटा और B2 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा B2 cos थीटा, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। और वो किस डायरेक्शन में है, वो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों ऐड होके और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों बनाएंगे पॉइंट P पर। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, और B1 और B2 दोनों इक्वल हैं, तो चलो हम यहां लिख देते हैं B2 को इक्वल B1। हम यहां भी लिख सकते हैं B1 इक्वल यहां से B2, तो इसको लिखते हैं B इक्वल B1 cos थीटा प्लस, अब इसकी इक्वल लिख देते हैं B1 cos थीटा, और B इक्वल 2B1 cos थीटा। B1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल 2 और B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए, यहां QM और नीचे था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतनी हमने फाइंड कर ली। और अब cos थीटा को यहां रख देते हैं, और ये है इक्वेशन नंबर 3। सपोज अब ये cos थीटा की वैल्यू, ये वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है ONP, इसमें फाइंड करेंगे। इस डायग्राम में ट्रायंगल ONP में देखते हैं, इसमें बेस है ON और PN है हाइपोटेनस। तो cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस PN, ON की वैल्यू है L, और ये जो PN है ना, PN की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये जो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये किसकी इक्वल था, ये वैल्यू थी PN स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की। तो फिर PN की वैल्यू क्या होगी, इस स्क्वायर को हम इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, और इस अंडर रूट को हम
पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर 1/2, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, Pn की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। तो इक्वेशन 3 में हम cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 3 बन जाएगा b इक्वल 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्यूएम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इतनी, और अब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर 1/2। इस इक्वेशन को अरेंज करने पर b इक्वल हो जाएगा ये 2qm, और l को हम एक फॉर्मूला के रूप में यहां पर अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, qm लिखें पहले, और उसके बाद 2 को l के साथ लिख दें 2l, और नीचे ये और ये दोनों बेस इक्वल हैं, और इसमें पावर 1 है और इसमें 1/2, तो ये दोनों की जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब 1 प्लस 1/2 को ऐड करोगे तो मिलेगा 3/2, तो इसमें पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो डिराइव किया है, ये इक्वेशन 4 लिख देते हैं इसको। तो इक्वेशन 4 का सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहने दो। ठीक है, हम यहां पर देख रहे हैं कि जो L है ये डिस्टेंस है या ये डिस्टेंस, और R क्या है, पॉइंट P की O से डिस्टेंस है। यदि ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, ये R वाली जो डिस्टेंस है उससे, तो हम यहां पर उसको लिख सकते हैं इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, देन ये जो एल स्क्वायर इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो फिर हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और अब ये जो वैल्यू है क्यू एम इंटू 2l, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे m, और ये क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और नीचे इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया, अब ये बचा तो आर स्क्वायर और पावर में 3/2, तो ये पावर इस पावर से कैंसिल होगी, और b इक्वल हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। ये जो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। अब हम यहां पर जो हमने एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड किया था, और अब हमने फाइंड किया है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, या हम इन दोनों को कंपैरिजन करके देखें तो इनमें हमको थोड़ा सा एक रिलेशन देखेगा, वो देखते हैं। तो हमने जो एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की है मैग्नेटिक डायपोल या फिर बार मैग्नेट के कारण, उसकी वैल्यू थी b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है वो मैग्नेटिक फील्ड ये है, और इसके लिए जो फाइंड की था हमने वैल्यू थी b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन आर क्यूब। सपोज इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं, हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको b1 कर देते हैं और इसको b2, और इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। हम इस वाले इक्वेशन से देखेंगे, ये है b1 इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इनमें क्या डिफरेंस है, ये सेम है, आर क्यूब सेम है, एम सेम है, बस यहाँ पर ये 2 है वो ज्यादा है यहाँ ऊपर। तो b1 इक्वल होगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब यहां m बच गया, नीचे आर क्यू बचा, हो गया, इतना लिख दिया हमने। अब हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी इक्वल है, ये तो इस वैल्यू की इक्वल है, ये वाली वैल्यू की इक्वल, और इस वाले की इक्वल क्या मिल रहा है हमको, b2 मिल रहा है।
मीन्स B1 इक्वल क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू B2। ये हमें एक रिलेशन मिला दोनों B1 और B2 मीन्स एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिलेशन। अब हम देख रहे हैं कि जो एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड है वो ब्रॉड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी दुगनी है। मीन्स अगर हम डिस्टेंस जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं दोनों की डिस्टेंस सेम लेते हैं तो एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड डबल मिलती है हमें ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की रिस्पेक्ट में। ठीक है, यही ये रिलेशन प्रूव कर रहा है। ठीक है ना। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे ये डेरिवेशन फाइंड करना, थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम जाती है कि हम कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ ये जो डायग्राम बन रहा है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप की, इसमें हमको प्रॉब्लम जाती है, ऐसा स्टूडेंट्स कुछ लोग सोचते हैं। बट अगर हमने अच्छे से समझा है ये टॉपिक, थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझे हैं, तो कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक कोई भी चीज़ टफ नहीं होता। ठीक है ना। तो टफ कब हम समझते हैं, जब हमें नहीं पाता है, और जब बन जाता है तो वही चीज़ सरल है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि हम जब कहीं पर पढ़ते हैं या फिर कहीं कोई टीचर हमको समझाता है तो वहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तब हम किसी भी चीज़ को टफ नहीं समझेंगे। ठीक है ना। ओके, तो आज हम इतने ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक मैग्नेटिक डायपोल हम लेंगे और उस मैग्नेटिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे हम रखेंगे। अब उस मैग्नेटिक फील्ड पे रखने पर क्या उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण डायपोल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, उसको हम देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक्स।